नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मॉडर्न कोचिंग क्लासेस भोपाल के यूट्यूब चैनल पर। हाजिर हूं मैं आपके सामने फिर आज धनराज शाहू और पेश करूंगा परसेंटेज का लास्ट और अगला सेशन। तो देखिएगा, हम लोग बात करेंगे आज एग्जामिनेशन स्पेशल। इस सेशन में केवल और केवल दो ही टॉपिक चलाने वाला हूं मैं आज, और उन टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो फर्स्ट टॉपिक मेरा ये है एग्जामिनेशन स्पेशल, और सेकंड टॉपिक मेरा ये चलेगा इलेक्शन से संबंधित, यानी चुनाव वाले क्वेश्चन। तो बहुत मजेदार टॉपिक है, सभी लोग जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस पहल का हिस्सा सभी दोस्त हमारे बन सकेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि 2-3 दिनों से हमारी वीडियो अभी अपलोड नहीं हो पा रही थी किन्हीं कारणों के चलते, तो अब मैं सारी वीडियो कंटिन्यू करने वाला हूं, तो देखते रहिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि हमारे वीडियो के लिए एक फिक्स टाइम निर्धारित मैं 1-2 दिनों से कर दूंगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि सभी लोग एक फिक्स टाइम पर, निर्धारित समय पर हमारी क्लासेस देखते रहिएगा। तो मैं अब बात करने वाला हूं क्वेश्चन की ओर। हम ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे, अब सीधे क्वेश्चन की ओर आएंगे। तो देखिएगा अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और मैंने टॉपिक दिया हुआ फर्स्ट टॉपिक का नाम एग्जामिनेशन स्पेशल, यानी जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और एग्जाम से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं, वो चीज हम देखेंगे। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, किसी परीक्षा में राम को 100 अंक मिले हैं एवं वह 40 अंक से फेल हो गया। यदि उसे पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता है, तो हमें बताना है कि कुल अंक परीक्षा में कितने मिलने चाहिए थे उसे, यानी कुल अंकों की संख्या कितनी है ये बताना है। जो पूर्णांक होते हैं ना, वही चीज हमें बताना है, यानी पूर्णांक बताना है कि जो एग्जाम पेपर था उसमें पूर्णांक अंक कितने हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन? एक बार और अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, बेसिक तरीके से सॉल्व करने वाला हूं, और बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्लियर कराऊंगा। तो देखिए, किसी परीक्षा में राम को 100 अंक मिले हुए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कुल अंकों की संख्या पूछा है। तो मैं ये मान लेता हूं कि टोटल जो हमें अंक मानना है, टोटल जो है अंक मान लेना है मुझे। आपको ये चीज पता है कि कोई भी चीज अपने आप की स्वयं की 100% होती है, तो टोटल जो है मेरे पास कितना है, 100% अंक हमें उसमें होंगे, यानी 100% का अंक हमारे पास टोटल होगा। ये चीज ध्यान रखना है। इसका मतलब 100 नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। जो भी एग्जाम पेपर पूछा जाएगा, चाहे वो 400 नंबर का है, चाहे 500 नंबर का है, चाहे 800 नंबर का है, वो अपने आप का 100% होता है। इसलिए मैंने कोई एग्जाम पेपर हुआ उसमें मैंने मान लिया कि टोटल 100% का एग्जाम पेपर हुआ। क्लियर है गाइस? अब मैं बात करने वाला हूं आगे की ओर। तो अब बोला है 100 अंक मिले एवं वह कितने अंकों से फेल हो गया, यहां पर 40 अंक से फेल हुआ। बिल्कुल बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और थोड़ा सा ध्यान देने वाला भी क्वेश्चन है। तो क्या चीज इसमें, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। किसी परीक्षा में राम को 100 अंक मिले और 40 अंक से फेल हो गया। तो आपको मैं यहां पर बताने वाला हूं कि कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल ही सिंपल, 100 अंक मिले हैं परंतु वो फेल हुआ है कितने से, 40 से। इसका मतलब देख लीजिए आप, यदि उस राम को 40 अंक यदि और मिल जाते, 100 अंक मिले हैं, यदि 40 अंक यदि और उसे मिल जाते, तो 40 अंक मिलने पर उसके पास टोटल अंकों की संख्या हो जाती 140। क्लियर है गाइस सभी को? मैंने यहां क्या चीज बोला हुआ है कि राम को मिले हैं 100 अंक परंतु फेल हुआ है 40 अंक से, तो पास कितने अंक से होगा हमें ये चीज देखना है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 40 अंक से फेल हुआ है, 100 अंक मिले, तो मैंने 40 को ऐड कर दिया तो हुआ 140। और ये जो 140 मान मेरे पास आया हुआ है, इस चीज को हमें समझना है कि 140 मान किसका है। तो अब देखेंगे यहाँ 40 अंक से, वो तो क्या हो गया, 100 अंक मिला था, 40 अंक से फेल हुआ। इसका मतलब ये चीज आप खुद समझते हैं। यदि मान लीजिए कि कोई एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति है राम, उसका नाम दिया हुआ है, या फिर हम अपने खुद की बात कर लें कि मुझे 100 नंबर मिले हैं परंतु मिलने थे मुझे 40 नंबर से मैं फेल हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं पास कितने नंबर से होता, 140 नंबर से, क्योंकि 100 नंबर मिला है और क्वेश्चन ने बोला 40 नंबर से आप फेल हो गए। इसका मतलब मिलना आपको कितना था, 140 नंबर। क्लियर हुआ? तो 140 नंबर यदि मिलता तो आप पास हो जाते। अब मैं बात करूंगा, उसे पास होने के लिए न्यूनतम कितने अंक मिलने हैं, 40% अंकों की आवश्यकता हो। उसे पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता हो, तो कुल अंक कितने होंगे, ये चीज हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो 40% जो पास होना है, पासिंग मार्क्स कितना चाहिए है, 40% चाहिए है। और यही 40% की वैल्यू मैंने डिफाइन कर दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि 100 मिला हुआ है आपको नंबर, और 40 नंबर और मिल जाए तो आप पास हो जाएंगे। और इसने बोला न्यूनतम 40% में पास होते हैं, तो यही 40% की वैल्यू इन दोनों के टोटल करने में मुझे मिल चुकी है, यानी 140। मान मुझे किसका निकालना है, टोटल निकालना है, अंकों की संख्या कितनी है, तो 100% का निकालना है, तो 40% का मान हमारे पास
इस प्रकार से ये आ चुका है। तो ये आया 40% का मान। तो 40% का मान यदि हम देखेंगे तो 40% का मान इस प्रकार से आया, 40% बराबर हमारे पास आ गया 140। अब मैंने एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। ठीक, इसको मैंने सॉल्व किया तो 4 तिया 12 हो गया और बचा हमारे पास 2, तो 4 पंचे 20, तो 3.5। तो 1% की वैल्यू आ गई 3.5। तो मुझे निकाल देना है 100% की वैल्यू, यानी 100% की वैल्यू यदि मैं निकाल देता हूं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3.5 इंटू 100 यही करूंगा, क्योंकि मुझे अंकों की संख्या निकालना है। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, दशमलव का एक बाकी का शून्य, इस प्रकार से यदि हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 350। तो जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में टोटल अंकों की संख्या थी 350, क्योंकि 100% के हिसाब से मान हम निकाल रहे हैं। एक बार और कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट में बोला क्या गया है। बहुत ही मजेदार और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है। यदि आप सॉल्व करेंगे ना तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 से 10 सेकंड का है। थोड़ा सा स्पीड ला लीजिए, मैं आपको वेस्ट क्लियर करवाने के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा डिटेल्स में बताया हुआ है। और देखिए जो क्वेश्चन दिया जाता है उसको उसी अंदाज में हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन ने बोला 100 अंक मिले हैं राम को, तो 100 हमने ये मान लिया कि टोटल जो पूछा गया था टोटल कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। और 100% किससे होता है मैंने बता चुका है, चाहे वो एग्जाम 500 नंबर का हो, चाहे 800 नंबर का हो, चाहे 1000 नंबर का, वो स्वयं का 100% होता है। इसलिए गाइस मैंने यहां 100% किसको मान लिया, कुल अंक 100% मान लिया। तो अब हमें देखना है 100 अंक उस राम को मिले हुए हैं, परंतु यदि वो 40 अंक से फेल हुआ, यानी 100 अंक तो मिल गए परंतु 100 अंक मिलने के बावजूद भी वो 40 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब मिलना कितना चाहिए था उसको, 40 अंक यदि और मिल जाते तो स्वाभाविक रूप से आप कह सकते हैं कि सर वो पास हो जाता। और यही पासिंग मार्क्स की वैल्यू उसने दिया हुआ है परसेंटेज में, कि उसे पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंकों की आवश्यकता हो। 40% अंक का मान हमारे पास ये निकाल लिया हमने कि 140 यदि मिल जाता तो वो पास हो जाता, और यही उसकी बॉर्डर है 140 वाली, जिससे वो पास हो जाता। तो 40% की वैल्यू दी गई है 140। हमने सॉल्व कर दिया, एक जीरो से एक जीरो काटा, यहां से मान निकाल दिया 1%। 1% का वैल्यू आ गया हमारे पास 3.5। तो मुझे 100% का मान चाहिए, क्योंकि कुल अंक पूछा है तो 100% का मान हम निकालेंगे। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो दशमलव का एक बाकी का जीरो ले लिया मैंने, इसी प्रकार से 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हम देखेंगे तो 35/10 इंटू कितना क्या 100, एक जीरो से फिर एक जीरो काट दिया तो 35 गुणा 10 बचा हुआ है, इसका मतलब 350। तो जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में कुल मिलाकर कितने अंक मौजूद थे, टोटल अंक कितने थे, 350 अंक थे। तो क्लियर है गाइस सभी को ये क्वेश्चन। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है आपके सामने। तो मैं पेश कर रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा तरीका मैंने चेंज कर दिया हुआ है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको पता है कि मैं चेंजेस करते जाता हूं कुछ ना कुछ। तो ये चेंज मैंने सेकंड क्वेश्चन में किया हुआ है। किसी परीक्षा में मोहन को 40% नंबर मिले तथा वह 40 नंबर से फेल हो गया। थोड़ा ध्यान देने लायक यहाँ पर बातें ये हैं, इसको नंबर कितने मिले थे, कोई एक परीक्षा हुई जिसमें एक मोहन कोई व्यक्ति पर्टिकुलर नाम दिया हुआ है, 40% नंबर मिले तथा वह 40 नंबर से फेल हो गया। यानी 40% एग्जाम का 40% तो मिला परंतु वह 40 नंबर से फेल भी हुआ। इसके बाद अगली लाइन, तथा शोहन को 50% अंक मिले और वह 50 नंबर से पास हो गया। यानी 50% अंक मिले इसको, इस सोहन को, और वो 50 नंबर से क्या हो गया हमारे पास, पास हो गया। तो हमें बताना है कुल पूर्णांक अंक ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक अंक, इसका मतलब होता है टोटल जो एग्जाम कितने नंबर का आया था वही पता करना, जो क्वेश्चन पिछले में हमने ज्ञात किया वही ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन ध्यान से हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सबसे पहले देख लीजिएगा टोटल जो यहाँ पर पूर्णांक है, टोटल पूर्णांक को मैं मान लेता हूं कि लाइट यहाँ पर टोटल पूर्णांक कितना है, 100% है। ये आपको क्लियर है। अभी हमें नहीं पता कि कितने नंबर का एग्जाम पेपर है, बस हमने ये मान लिया कि 100% वो अपने आप का होगा। ठीक है, तो 100% का मान हमें पता हो जाएगा तो हम नंबर निकाल लेंगे। तो हम अब नंबर निकालना प्रारंभ करते हैं। तो देखेंगे इसकी स्टेप कैसे निकल कर आएगी। 40% अंक मिले परंतु फेल हुआ 40 नंबर से, यही है क्लियर। 40% उसे अंक मिले और 40 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब 40% अंक मिले और 40 नंबर और मिल जाते तो वह व्यक्ति क्या हो जाता, पास हो जाता। क्लियर। इसके बाद अब हम बात करेंगे आगे की। ये वाला जो वैल्यू है, अब सोहन और मोहन दो व्यक्ति हैं और दोनों की तुलना किया गया है। तो अब देखते हैं, तथा बीच में लगा, इसका मतलब यहां तुलना हो रही है। तो सोहन को 50% अंक मिले हुए हैं, तो जो सोहन था उसको मिला है 50%
और किसका है ये 50%? इस कुल अंकों का 50% सोहन को मिला है और ये पास हुआ है 50 नंबर से। 50 नंबर से यानी ये फेल वाला है, ये पास वाला है। तो पास वाला कितने नंबर से हुआ है? 50। तो यदि मैं 50 नंबर इस 50% से घटा दूं तो ये भी फेल वालों की श्रेणी में आ जाएगा, यानी फेल वाले मान के बराबर आ जाएगा। इसलिए मैंने दोनों मानों को यहाँ इक्वल रखा हुआ है, फेल और पास वाले। एक बार और समझा दूं, 40% अंक मिले हैं, 40 से वो हुआ है फेल। इसका मतलब 40 यदि और जोड़ दूं मैं इस 40 में तो ये पास वाले की श्रेणी में आ जाएगा। और ये वाला भाग है पास वाला, और पास इसका मतलब वो सोहन जो था 50% अंक मिले हैं उसको, और उस 50% में वो 50 नंबरों से पास हुआ है। यानी 50 नंबर यदि कम हो जाते इस 50% में तो वो क्या हो जाता? आसानी से पास वाली श्रेणी में आता। ये पास वाली श्रेणी है। 50 नंबर यदि हमारे पास कम कर देते हैं हम इस 50% में, क्योंकि 50% तो लिया है परंतु वो 50 नंबर से पास हुआ है, यानी इसकी अपेक्षा 50 नंबर और आगे मिले। यदि हम 50 नंबर कम करें तो ये पास तो होगा परंतु न्यूनतम रूप में पास होगा, तो ये श्रेणी हमारे पास बन जाती है। अब हम इसे यदि सॉल्व कर देते हैं तो सॉल्व कर दीजिएगा तो 10% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 90 आ जाएगी। ध्यान देना थोड़ा सा, यदि मैं इस 40% को इधर पक्षांतर करूं तो 50 में से 40 जाएगा 10%, और इसी प्रकार से इस 50 को इधर लाऊंगा तो 90 आ जाएगा। तो 10% की वैल्यू आ गई 90, यानी 1% का मान हमें दिख रहा है 9। तो हमें निकाल देना है कितना? 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू के लिए सिंपल सा लॉजिक है कि आप सीधे 100 से गुणा कर दीजिए तो 900। तो ये हमारे क्वेश्चन का सही जवाब रहा कि सर उसमें जो पूर्णांक अंकों की संख्या है, यानी अंक कितने होंगे पूर्णांक, 900 अंक का वो पेपर होगा। क्वेश्चन पेपर कितने अंक का होगा? 900 का। तो सभी को क्लियर है, उम्मीद है कि सब लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया। अब हम थोड़े से कुछ हार्ड क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे, इसका मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो देखिएगा नेक्स्ट टाइप यानी थर्ड कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट में कैसे क्वेश्चन आएंगे गाइस, थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा क्योंकि बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है और सभी को अच्छे से समझ में आएगा, है ना। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छे से अच्छा कुछ कॉन्सेप्ट दे सकूं ताकि आप लोग भी संतुष्ट रहें, और जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस टाइप के तो आप लोगों को भी कुछ बेहतर लगना चाहिए कि सर ने कुछ बताया था तो वो कुछ हटकर है, तो ये चीज मैं देखने वाला हूं। तो देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या है और इसी पर आधारित जो कॉन्सेप्ट, यानी यही क्वेश्चन है हमारा थर्ड टाइप का, और ये सबसे ज्यादा जो बड़े एग्जाम होते हैं उन एग्जामों में आता है, और छोटे एग्जामों में भी कभी कभी ये क्वेश्चन डल जाते हैं क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है, ये आप लोग भी जानते हैं। तो देखिएगा फर्स्ट इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन मेरा क्या है। एक परीक्षा में 58% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 37% विद्यार्थी जो है गणित में असफल रहे। यदि 19% विद्यार्थी दोनों विषयों में असफल हुए तो परीक्षा में दोनों विषय में सफल होने वाले विद्यार्थी का क्या प्रतिशत, हमें ये बताना है। क्वेश्चन को बहुत बारीकी से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक बार और पढ़ रहा हूं, कोई एक परीक्षा है उसमें 58% विद्यार्थी अंग्रेजी में हो गए असफल हुए, और 37% विद्यार्थी जो है गणित में असफल हुए। यदि 19% विद्यार्थी दोनों विषय यानी अंग्रेजी और गणित दोनों विषय में असफल हुए तो परीक्षा में दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का परसेंटेज बताना है। तो थोड़ा सा ध्यान देना है इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए। तो मैं दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले इसके लिए मैं यहाँ एक फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। यदि ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि तीनों कंडीशन या चार कंडीशन, जितनी भी कंडीशन इस क्वेश्चन में दी होगी तो वो सारी कंडीशन सेम होना चाहिए। सेम का मतलब, अब मैं यहाँ क्वेश्चन में जब कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना तो वो सारी चीज बताऊंगा। तो देखिएगा जैसे यहाँ फर्स्ट असफल है, यानी फर्स्ट वाला मान जो विद्यार्थी वो असफल है और दूसरा विद्यार्थी भी असफल है दूसरे विषय में, और तीसरा जो दोनों वाला मान दिया है वो भी असफल है। यदि नहीं होता है तो इसे बनाना होता है। ये चीज हमेशा अपने माइंड में फीड कर लीजिए यदि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तब के लिए। तो मैं इसके लिए सीधा एक फॉर्मूला लिख देता हूं, चाहे वो सफल वाला मान निकाले या असफल वाला मान, जो भी मान पूछेगा तो आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है आंख बंद करके, परंतु आंख आपको केवल वहां खोलना है कि ये वाले मान सेम हो, तब के लिए है ये फॉर्मूला। यदि यहाँ सफल होता दोनों विषय वाला मान और ये वाला मान भी सफल होता तो हम यहाँ असफल वाले में भी फॉर्मूला वही लगाते जो मैं यहाँ लिख रहा हूं। तो फॉर्मूला मेरा ये है 100 - x + y - z और पूरे का प्रतिशत। ये किसके लिए है? जो क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया दोनों विषय में सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत निकालने के लिए, यानी सफल पूछे या असफल पूछे, हमें इसके लिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देना है। अभी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये फॉर्मूला बता दिया आपको कि कैसे कॉन्सेप्ट था और किस फॉर्मूले से ये कॉन्सेप्ट सॉल्व होगा, ठीक है। तो x के स्थान पर देख रहे होंगे आप क्या आया है 58%,
y के स्थान पर आप देख रहे होंगे 37% और z के स्थान पर देख रहे होंगे क्या चीज मिल गया आपको 19%। तो गाइस सभी लोग को क्लियर होगा कि जो फॉर्मूला मैंने सामने लिखा हुआ है मैंने उस फॉर्मूले को मैच किया क्वेश्चन से, तो आपको सब लोगों को क्लियर यहां दिख गया होगा। तो अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर निकाल रहा हूं डायरेक्ट फॉर्मूले के द्वारा। फिर बात करूंगा कॉन्सेप्ट के द्वारा। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, किसके लिए निकालना है, दोनों विषय के लिए। तो बोथ सब्जेक्ट निकालना है हमें, बोथ सब्जेक्ट, और हमें निकालना है किसका परसेंट निकालना है, सफल विद्यार्थी का हमें परसेंटेज निकालना है बोथ सब्जेक्ट यानी दोनों विषय के। ठीक है, दोनों विषय में जो विद्यार्थी सफल हुए हैं वो कितने प्रतिशत विद्यार्थी वो निकालना है। तो उसके लिए ये हमारे पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में केवल हमें वैल्यू पुट करना है 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, पूरे का क्या है परसेंटेज। ठीक है, अब मैं मान रख रहा हूं, डायरेक्ट ध्यान दीजिएगा। 100 माइनस एक्स का मान क्या दिख रहा है आपको 58, फिर y का मान भी देख लीजिए आप 37, फिर z का मान हमें देख लेना है। तो z का मान देखेंगे आप तो क्या दिख रहा है 19। गाइस सभी क्लियर है, उम्मीद है कि जो क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसमें मैंने केवल वैल्यू पुट किया हुआ है और यही हमारी परसेंटेज की फाइनल वैल्यू जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका फाइनल आंसर है। तो 100 माइनस, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान दे देना है कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। तो इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, 58 और 37 यदि जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 95, और 95 में से 19 घटा देते हैं तो हमारे पास अगला मान आ जाएगा, और यही मान हमारा परसेंटेज वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो देखेंगे 100 माइनस, अब 95 में से 19 चला गया, बच जाता है मेरे पास 76, और यही अब मेरे पास परसेंटेज की लास्ट लाइन होगी। तो ये आ गया 100 में से 76 मैंने माइनस कर दिया हुआ है यानी घटा दिया हुआ है, तो यही 24%। इसका मतलब ये जो 24% मान आया है यानी वो 24% विद्यार्थी जो है दोनों विषय में सफल हुए हैं। क्लियर है गाइस, और ये फॉर्मूला कब लगेगा ये चीज भी मैंने आपको बता दिया है, जब ये कंडीशन आपस में बराबर होगी यानी एक्स वाई और जेड। एक्स क्या है यहां पर अंग्रेजी विषय के लिए x है, और इसी प्रकार y क्या है गणित विषय के लिए, और ये 19 क्या है दोनों विषय के लिए, सॉरी है ना 19 z वाला जो मान है वो दोनों विषय के लिए है। सभी को क्लियर समझ में आ गया होगा कैसे हमने मान रखे और इस फॉर्मूले से कैसे आंसर निकाले। अब मैं बात कर रहा हूं यहां इस सेकंड वाला कॉन्सेप्ट, यानी अब जो फॉर्मूला नहीं, यदि हमें फॉर्मूला नहीं बनता है तो सीधे क्वेश्चन देखना और आंसर दे देना है। कैसे हम आंसर देंगे वो भी देखिएगा, बहुत शानदार मजेदार तरीके से मैं यहां आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि इंग्लिश में जो फेल हुए हैं, इसमें इंग्लिश में फेल वाले, तो इंग्लिश में फेल कितने हुए हैं 58%। इसी प्रकार मैथ्स में, तो मैथ्स में जो फेल हुए हैं तो वो हमें देख लेना है, मैथ्स वाले जो फेल है विद्यार्थी वो कितने हैं 37%। क्लियर है गाइस सभी को, यानी इंग्लिश में फेल है 58% और मैथ्स में फेल है यहां पर 37%। और इसी प्रकार दोनों सब्जेक्ट यानी बोथ सब्जेक्ट में फेल जो है वो है हमारे पास 19%। तो आपको हमेशा ये चीज ध्यान रख लेना है, कभी भी यदि कोई भी क्वेश्चन ऐसा आता है तो तीनों कंडीशन आपस में बराबर होना चाहिए, चाहे वो फॉर्मूला लगाते हैं आप, चाहे आप अपना कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो तीनों कंडीशन यदि सेम हो जाएगी तो आपका क्वेश्चन यू में सॉल्व हो गया, यानी कम से कम 5 से 10 सेकंड का काम आप यहां पर आसान कर जाएंगे। तो ये चीज आपको देख लेना कि तीनों कंडीशन फेल वाली होना चाहिए। तो देखो अलग अलग सब्जेक्ट में भी फेल है और दोनों सब्जेक्ट में भी फेल वाली कंडीशन दी है, यदि नहीं दी हुई होती है तो हमें मान निकालना होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले फेल कंडीशन है तो टोटल वाली जो अगली जो कंडीशन आएगी चौथी कंडीशन, तो वो भी मैं टोटल फेल की निकालूंगा। यहां एक सब्जेक्ट के फेल है, यहां दूसरे सब्जेक्ट के, और यहां दोनों सब्जेक्ट के फेल है, तो हमें निकाल लेना है कि टोटल जो है फेल विद्यार्थी कितने हैं जो दोनों सब्जेक्ट में फेल है। तो दोनों सब्जेक्ट वाले 19 हैं, तो अब हमें बताना है कुछ विद्यार्थी इसमें है और कुछ विद्यार्थी इसमें, और 19 लोग जो है दोनों में। तो अब हमें बता देना है टोटल फेल कितने हुए हैं। टोटल फेल कितने हुए हैं, तो टोटल फेल निकालने के लिए 58 वाला ये और 37 वाला ये, यानी दोनों अलग अलग वाले जो सब्जेक्ट दिए हुए होंगे, चाहे वो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, अभी यहाँ अंग्रेजी और गणित दिया हुआ है, तो यहाँ दोनों मानों को जोड़ते हैं। उसके बाद जो मान हमारे पास शेष बचा हुआ होता है जो बोध वाला रहता है उसे हम माइनस कर देते हैं। क्लियर है सभी को, क्या करेंगे जो अलग अलग सब्जेक्ट दिया होगा यही मेरी ट्रिक है, उन दोनों को जोड़ देंगे और जो लास्ट वाला मान बचा हुआ होगा बोध वाला तो उसे हम माइनस कर देंगे। तो माइनस करें तो टोटल फेल की संख्या आ जाएगी, इन दोनों को मैं जोड़ता हूं तो 95 में से 19 यदि माइनस कर देता हूं
तो ये बच गया 76। इसका मतलब ये हुआ कि 76% के जो विद्यार्थी हैं वो हमारे पास क्या हो गए, फेल हो गए। 76% विद्यार्थी फेल हो गए। तो मुझे ये पूछा है क्वेश्चन में कि सफल विद्यार्थी कितने हैं, दोनों विषय में सफल कितने हुए हैं। तो ये तो था दोनों विषय के असफल विद्यार्थी 19% विद्यार्थी जो थे दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो मैंने टोटल फेल वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लिया, 76% विद्यार्थी जो है टोटल फेल है। एक बार और समझिएगा, फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूं। इंग्लिश में फेल हुए 58%, मैथ्स में फेल हुए 37% और दोनों सब्जेक्ट यानी बोथ सब्जेक्ट में फेल हुए हैं 19%। तो टोटल फेल की संख्या, यदि पास की संख्या होती तो टोटल पास की निकालता मैं, फेल की है इसलिए टोटल फेल की संख्या निकाल दिया। तो टोटल फेल वाला परसेंटेज वैल्यू हमारे पास आया 76%। तो अब हमें निकाल लेना पास। तो देखो आपको पता है कि कितना 76% होता है। अब मैंने ये चीज बता चुका है कि कोई भी सब्जेक्ट में जो मान होता है टोटल वाला, ये चीज आप लोगों को पता है कि सर 100% नंबर होंगे हमारे पास, तभी तो वो व्यक्ति किसी भी नंबर से पास या फेल हुआ होगा। तो अब हमें देख लेना है 76% विद्यार्थी जब फेल हो गए तो इसका मतलब पास वाले कितने होंगे, पास, और वो भी किसमें, बोथ में। यानी दोनों सब्जेक्ट में जो पास विद्यार्थी हैं 100 में से 76 घटा दीजिए आप। इसको एक बार लिख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि 100 टोटल होते हैं, उसमें से मैंने 76 घटा दिया तो आ गया मेरे पास 24%। तो देखिएगा इस कॉन्सेप्ट से भी वही आंसर आया और इस फॉर्मूले से भी। तो कॉन्सेप्ट आपको ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी कोई कॉन्सेप्ट यदि आप फॉर्मूले भूलेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको काम पड़ेगा। तो ठीक है गाइस, मैं बात करूंगा इसी टाइप से एक और क्वेश्चन ले रहा हूं ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो देखिए गाइस, अब हमारे पास उसी टाइप में मैंने सेकंड क्वेश्चन फिर रखा हुआ है इस फॉर्मूले पर आधारित। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे देखिएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आते भी आप लोगों ने देखा होगा, जो भी एग्जाम यदि आपने दिया होगा या फिर किसी माध्यम से यदि पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना। तो देखिए आप सेकंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और मैंने इस कॉन्सेप्ट और इस फॉर्मूले का मैंने कुछ बेसिक माध्यम भी बताया हुआ है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। छात्रों के समूह में 70% छात्र जो है अंग्रेजी बोलते हैं और 65% छात्र जो है हिंदी बोल सकते हैं। यानी ये हुआ कि 70% छात्र जो है अंग्रेजी बोलने वाले हैं और 65% छात्र जो है हिंदी बोल सकते हैं। यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। मैंने आपको ये चीज बता चुका है कि यहाँ बोल सकते हैं बोला गया है और यहाँ नहीं बोल सकते हैं बोला गया है। इसका मतलब एक्स वाई जेड तीनों की पोजीशन, तीनों की इकाइयां सेम होना चाहिए, तभी फॉर्मूला लगता है। ये चीज आपको पता है और कॉन्सेप्ट भी तभी लगेगा। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना है कि सर टोटल परसेंटेज वैल्यू जो है, जो बोलने वाले की संख्या जो होगी टोटल कितनी हो जाएगी, 100% होगी। ये तो सभी क्लियर है, टोटल कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फॉर्मूले की ओर। तो फॉर्मूले में हमें तीसरा, ये तो मान दोनों सही है, बोल सकने वाला है, परंतु तीसरा जेड का मान जो है नहीं बोल सकने वाला है। तो जो जेड का जो मान है 27% छात्र जो है नहीं बोल सकने वाले हैं दोनों भाषाएं, तो हमें दोनों भाषाएं बोलने वाले छात्र निकाल लेना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट फर्स्ट के हिसाब से क्वेश्चनों को सॉल्व करें। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में देखेंगे अंग्रेजी जो है, इंग्लिश बोलने वाले जो छात्र हैं, इंग्लिश के लिए जो बोल रहे हैं छात्र हमारे पास बोलने वाले, इंग्लिश स्पीक, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो है 70%। इसी प्रकार 65% छात्र जो है हिंदी बोलते हैं, यानी हिंदी वाले कितने हो गए आपके पास, हिंदी स्पीक वाले, यानी 65% छात्र हो गए। यानी अंग्रेजी बोलने वाले हो गए 70% और हिंदी बोल सकने वाले हो गए 65%। अब इसके बाद अब एक और मान दिया हुआ है जो दोनों वाला जो है बोथ वाला, यहां पर हमें बोलना चाहिए, कंप्लीट है। ध्यान दीजिएगा, जब दोनों बोलने वाला है, बोल सकने वाला, और ये जो दोनों वाला दिया, बोथ वाला जो दिया है, नहीं वाला दिया है, जो नहीं बोल सकते, है ना, नॉट स्पीक, है ना। तो दोनों जो मान है, जो दोनों भाषाएं ना तो हिंदी बोलेंगे ना तो इंग्लिश बोलेंगे, उन छात्रों का परसेंटेज वैल्यू दिया हुआ है 27%। तो हमें निकाल लेना है कि बोलने वाले कितने होंगे। जब 27% ना बोलने वाले हैं तो बोलने वाले निकालने के लिए यहां से हमें निकाल लेना है स्पीक और बोथ, यानी बोलने वाले जो हैं कितने हैं बोलने वाले, वो हमें पता कर लेना है। तो बोलने वाले जो है दोनों भाषाएं जो बोलने वाले कितने विद्यार्थी हैं या कितने छात्र हैं, उन्हें निकालने के लिए सीधा सा फंडा ये है कि 27% ना बोलने वाले हैं, इसका मतलब 100 में से
27 को यदि हम घटा दें तो यही परसेंटेज वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, बोलने वाले आ जाएगी, क्योंकि 100 से ही माइनस करते हैं। आपको पता है कि सर 27% जो है नहीं बोलने वाले हैं, तो 100 में से मैंने 27% घटा दिया तो बच गया मेरे पास 73%, और यही 73% अब इनकी श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बोलने वाले हैं, जो यहाँ पर इंग्लिश 70% विद्यार्थी बोल रहे हैं और 65% विद्यार्थी जो है हिंदी बोल रहे हैं, और 73% विद्यार्थी जो है अब दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। कंप्लीट समझ में आया? अब मैंने क्या बोला, ये बोलने वाला था, ये भी बोलने वाला, तो तीसरा भी बोलने वाला होना चाहिए, तो मैंने 100 में से माइनस करके निकाल दिया, तो कितना आया, 73%। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब हम निकाल सकते हैं तीनों मान यदि बोलने वाले का है, तो हमें पूछा गया है दोनों भाषाएं बोल सकने वाले का परसेंटेज बताना, कितने परसेंट विद्यार्थी दोनों भाषाएं बोलेंगे। तो दोनों भाषाएं बोल सकने वाले के लिए दोनों भाषा जो बोलेंगे, तो यहां देखेंगे कैसे हम भाषा बोलने वाले का निकालते हैं। तो आपको पता है क्या करते हैं, जो दोनों अलग अलग सब्जेक्ट थे उन दोनों अलग अलग सब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, ऐड करते हैं, ये चीज मैंने बता चुका है, और माइनस उसे करते हैं जो बोथ सब्जेक्ट वाला होता है। तो क्लियर है गाइस सभी को? तो यहां पर माइनस हमने कैसे किया, जो पूरा कंप्लीट जो लास्ट में था दोनों सब्जेक्ट के लिए नहीं बोलने वाला, तो उसे मैंने माइनस करा, यानी जोड़ेंगे किन मानों को, जो अलग अलग दिए हैं उनको जोड़ेंगे, और जो बोथ लैंग्वेज यानी दोनों लैंग्वेज वाला होगा उसे हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारे पास दोनों भाषा बोल सकने वाले का मान आ जाएगा। कैसे निकल कर आएगा ये चीज देखिएगा। तो हम देखते हैं यहाँ 70, और इसमें से यदि हम मान निकालते हैं तो दोनों को यदि आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा 135 माइनस 73। अब 135 में से 73 यदि आप घटा देते हैं तो आया 62%। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है कि ये जो 62% है, अभी कुछ पिछले क्वेश्चन मैंने ये किया था कि 62% जो लास्ट आया था उसको मैंने 100 से घटाया था, तो वो असफल था, परंतु हमें दोनों भाषाएं सफल, अब तीनों मान सफल के दिए हुए हैं, यानी बोलने वाले हैं, तीनों मान बोलने वाले हैं, तो बोलने वाले मान को निकालने की यही लाइन बस आएगी। हमने जो दोनों मान को प्लस किया उसमें से इसको माइनस कर दिया, तो 62% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय, जो दोनों भाषाएं यहां पर आसानी से बोल सकते हैं। पर यही क्वेश्चन यदि आपसे पूछ लिया गया कि बताइए कि दोनों भाषाएं नहीं बोलने वाले, तो जी ये है बोलने वाले, आपको बोलने वाला पता चल गया, तो 100% में से जब 62% बोलने वाले हैं तो इसको 100% में से 62% को घटा दीजिए आप, तो सीधे सीधे मान हमारे पास 38% जो है नहीं बोलने वाले का परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ भी पूछ सकता है, आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे फॉर्मूले के टाइप से, फॉर्मूले के टाइप से भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है आपके सामने फॉर्मूला। तो सबसे पहले फॉर्मूले मान रखेंगे, तो फॉर्मूले में जब हम मान रखते हैं तो 100 माइनस x का मान देखिएगा, x का मान है आपके पास 70, इसी प्रकार y का मान है 65, और इसी प्रकार से z का मान, ये वाला नया वाला मान रखना है जो हमने निकाल लिया हुआ है सेम पोजीशन में, सेम यूनिट में, तो क्या है 73। क्लियर हो गया सभी को? तो यही हमारा परसेंटेज वैल्यू इसको निकालना आएगा, जो दोनों भाषाएं यानी जो यूनिट यहाँ पर लिखी होगी ना वही वाला मान यहाँ पर निकल कर आता है फॉर्मूले से। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यदि हमको मान अलग अलग पूछ लिया जाएगा तो कोशिश करना, ये तो 62% बोलने वाला, क्योंकि सब बोलने वाला चल रहा है, मान भी हमारा बोलने वाला ही निकला है, नहीं वाला पूछ लिया कि दोनों भाषाएं जो नहीं बोल सकते, तो 100 में से फिर इसको घटा देंगे, फिर माना जाएगा। तो अब हम फॉर्मूले में मान रखकर आंसर निकाल रहे हैं, तो डायरेक्ट हमें मान निकाल देना है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 135 में से 73 चला गया, तो 135 में से 73 अब यहाँ चला जाएगा। तो फॉर्मूले में देखिएगा यहाँ बोलने वाला मान था, तो एक यहाँ पर सीधे मान निकाल दिया था, 62% आया था, तो 62% वाला जो मान है यहाँ पर 100 में से माइनस करना था। तो इस फॉर्मूले में भी मान यहाँ हमारा चेंज हो जाएगा डायरेक्ट, कि इस फॉर्मूले में मान कैसे चेंज होगा। ये जो 100 था, जो 100 वाला वैल्यू था, 100 वाला वैल्यू हमें ये बता रहा था कि 100 से इसलिए माइनस करते थे जिससे असफल वैल्यू निकली थी। अब हमें ये 100 वाला वैल्यू मैंने इसलिए यहाँ पर देखा हुआ है, और इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को सॉल्व करवाया आपके सामने कि इस 100 वाला वैल्यू केवल असफल विद्यार्थियों के लिए निकाला जाएगा, यदि आप यहाँ से देखते हैं तो। क्योंकि आपने सीधे देखा यदि 62 से यदि मैं 100 को घटा दूंगा तो 38%, जो कि मान मेरे पास असफल विद्यार्थियों का आता है, तो असफल विद्यार्थियों के लिए ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट यदि आपको पता रहेगा तो किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ये रहा एग्जामिनेशन स्पेशल क्वेश्चन। तो कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा अलग टाइप, जो सेकंड टाइप मैंने बोला हुआ था इलेक्शन स्पेशल, तो अब मैं बात करूंगा इलेक्शन स्पेशल की। तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप में मैंने बताया हुआ था आपको कि इलेक्शन स्पेशल, यानी आज का पार्ट में मैंने दो पार्ट बताया, दो
चीजें बताया हुआ। फर्स्ट टाइप मेरा था एग्जामिनेशन स्पेशल और सेकंड टाइप था इलेक्शन स्पेशल, है ना। इन चुनाव से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, चुनाव से संबंधित परसेंटेज की जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को हम देखेंगे। तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चनों को यहाँ ला रहा हूँ, सारे क्वेश्चन बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे और कुछ टाइप जो भी बचेगा शेष टाइप आप लोगों को करना है, ठीक है। तो देखेंगे फर्स्ट ये जो क्वेश्चन है इसी से हम कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चनों को समझेंगे। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दो उम्मीदवार को किसी चुनाव में विजेता को यहां पर 60% मत मिले हुए हैं, यानी जो जीता हुआ है उसको कितने मिले हुए हैं, 60% मत मिले। यदि वह 1080 मतों से जीत गया तो कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। यानी हमारे पास क्वेश्चन ये है कि 60% मत किसे मिले हैं, जो जीतने वाला जो विजेता है, विजेता किसे बोला जाता है, जो जीतता है, ठीक है। 60% मत मिले हैं और यदि वह 1080 मतों से जीता है, 1080 मतों से जीता है, इसका मतलब 1080 मत मिले होंगे किसकी अपेक्षा, जो हारा वाला है, जो हार गया होगा, जो उप विजेता होगा, यानी जो नहीं जीत पाया उसकी अपेक्षा इसे 1080 मत मिले होंगे। क्लियर है गाइस। तो हम क्वेश्चन करते हैं। तो कोई भी जो चुनाव होता है उसमें 100% क्या होते हैं, यहां पर विजेताओं की संख्या होती है, सॉरी 100% जो होते हैं मतदाता होते हैं। कितने होते हैं, 100% मतदाता होते हैं किसी भी चुनाव में। 100% मतदाताओं के हिसाब से उस मतदाता सूची की गणना की जाती है। तो 100% मतदाता हुए, 60% मत मिले हैं, इसका मतलब जो कुल 100% मतदाता थे, कुल मत कितने थे, 100% मतदाता है, इसका मतलब 100% मत हमारे पास, हम मान के चलते हैं कि 100% मतदाता, तो 100% मत हमारे पास है। 60% मत उसे मिले हुए हैं, किसको, जीतने वाले को। 60% मत किसे मिले हुए हैं, ये जो जीत गया व्यक्ति है उसे 60% मत मिले। क्लियर है। तो आप ये देखिएगा 60% जीतने वाले को मिले हैं, तो जो शेष बचा है 100 का, वो किसको मिला होगा, हारने वाले को मिला होगा। क्लियर है सभी को। यानी 60% जीतने वाले को, तो 40% किसको मिला होगा, ऑटोमेटिक यहां दिख रहा है 100 में से आपने 60 माइनस कर दिए तो 40% दिख रहा है आपको हारने वाले को। क्लियर है गाइस। अब आप देख लीजिए कि इन दोनों में हार जीत कितने के बीच में हुई है, क्या डिफरेंट चल रहा है। तो आप देखेंगे यहां पर कि सर 20% का दोनों के बीच में अंतर चल रहा है, और दोनों के बीच में जो अंतर चल रहा है वही हार जीत का मकसद बताती है। यानी 20% की हार जीत यहां पर हुई है। यानी 60% जो जीतने वाला व्यक्ति था, जीतने वाला जो उम्मीदवार था, उसे 20% ज्यादा मिले हैं किसकी अपेक्षा, इस 40% की। और ये जो हारने वाला है, उस हारने वाले को 20% कम मिले हैं किसकी अपेक्षा, जीतने वाले की। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है। तो जो हमारे पास अंतर है वही मान दिया हुआ है। जो अंतर है 1080 मतों से जीता है, तो 1080 मत यानी कम जाएंगे दिया जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर 20% और यही 20% का मान हमारे पास दिया हुआ है 1080। क्लियर है सभी को। अब मैं सॉल्व कर देता हूं। 1 0 से मैंने 1 0 काट दिया, 2 से काटूंगा, 2 पंछा 10, 2 चौके 8, तो आ गया मेरे पास 54। और ये 1% की वैल्यू आई हुई है आपके पास कितनी, 54। 1% की वैल्यू कितनी आई है, 54। तो आपको निकाल लेना है क्या, कुल मतदाताओं की संख्या। तो कुल कितने मतदाता है यहाँ पर, 100%, यानी 100% का मान हमें निकाल लेना है। तो मतदाताओं की संख्या आ जाएगी 5400। क्लियर है गाइस सभी क्वेश्चन। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और हमें यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसी में अभी मैंने बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन लिया हुआ है। अब थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दूंगा मैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कैसे इसे हमें सॉल्व करना है। तो सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं कैसे आता है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है आपसे, दो उम्मीदवारों की किसी चुनाव में 10% मत जो है अमान्य घोषित कर दिए गए, एवं विजेता जो है, विजेता को कुल मतों के 60% मत प्राप्त हुए हैं, एवं वह 1080 मतों से जीत गया, तो मतदाताओं की कुल संख्या हमें बताना है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को, एक बार और ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो उम्मीदवार हैं, कोई एक चुनाव हुआ, उसमें दो उम्मीदवार हैं, उस दोनों उम्मीदवार में 10% जो मत है, जो भी मत मिले हुए हैं, 10% मत तो अमान्य घोषित कर दिए गए। आप लोग को ये चीज पता होगी कि अमान्य मत उन मतों को कहा जाता है, यानी इनवैलिड वोट उन वोटों को कहा जाता है जो, यदि मान लीजिए कि आपने डबल बार क्लिक कर दिया हुआ है किसी बटन को, यदि जिस भी चुनाव चिन्ह में यदि आपने जो चुनाव चिन्ह की बटन होती है उसे बार बार दबा दिया, या फिर किसी कारण से आपके मत में कोई त्रुटि हो गई, या आइडेंटिटी कार्ड में या जो भी मतदाता सूची में आपका नाम नहीं था और धोखे से आपका वोट डल गया, तो उस प्रकार के जो मत होते हैं उन्हें इनवैलिड घोषित कर दिया जाता है। तो जो भी मतदाता सूची थी उसमें जो मत डले हुए थे, 10% मत जो है इनवैलिड हो गए, यानी अमान्य घोषित कर दिए गए।
एवं विजेताओं को कुल मतों के 60%, यानी कुल मत जितने थे उसके 60% किसको मिले? विजेता को, और 1080 मतों से वो व्यक्ति जीत गया। तो मतदाताओं की कुल संख्या क्या है? पिछला क्वेश्चन के टाइप ही है, बस थोड़ा सा इसमें एक लाइन चेंज हो गई कि 10% मत आम आदमी घोषित हो गए। तो देखिएगा 100% मत क्या होते हैं? यहां पर कंप्लीट मतदाताओं की संख्या कितने मत होते हैं? 100%। अब आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, 60% मत के पहले क्या लिखा है? कुल मतों का। तो ये कुल मत है उसका 60%, कुल मत का मत जो डले हुए हैं, जो वोट डले हुए हैं कुल, उसका 60% ही आ गया हमारे पास। तो ये जीतने वाले का मान आ गया। परंतु आप ये नहीं कहेंगे कि सर हारने वाले का मान 40% होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब इसने बोला है कि 10% मत तो पहले मैं अमान्य निकाल देता हूं। तो 10% मत यदि अमान्य निकालता हूं तो मेरे पास शेष 90% मत बच जाएंगे। 90% मत जब बचे हुए हैं तो इस 90% मत में से 90% मत में से जब हमने 40% यहां निकाल लिया हुआ है कितना? 60%, तो शेष जो मत बच जाएंगे वो 30% बचेंगे। क्योंकि देखो 10% तो हमने निकाल दिया इधर, पहले 60% जीतने वाले को दे दिया, 10% निकाल दिया अमान्य घोषित यानी इनवैलिड वाला निकाल दिया। इसके बाद हमने देखा तो 30% क्या बचा हुआ है हमारे पास? शेष ये बचा हुआ है जो हमारे पास मान यानी हारा वाला व्यक्ति है। तो आपने देखा इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का, ये देख लीजिए। तो आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंट कितने का मिल रहा है? मुझे 30% का डिफरेंट मिल रहा है, और इसी 30% का वैल्यू दिया गया है 1080। 10 से 10 काट दीजिए, 3 3 9 हो जाएगा, फिर 3 6 18। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई गाइस? 36। तो हमें निकाल देना है कि क्या चीज निकालना है? कुल मतदाताओं की संख्या निकालना है। तो 100% मतदाता होते हैं, तो हमने निकाल दिया मान इसका 3600 कुल मतदाता है। तो गाइस सभी को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कंप्लीट समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन यदि आएंगे तो हम रीडर्स क्लास में उसकी और अच्छे से समझेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आज का सेशन सभी को पसंद आया होगा। यदि दोस्त यदि आज का ये सेशन पसंद आया हो, हमारा परसेंटेज का लास्ट सेशन, तो सभी लोग दिल से लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ अपने तमाम दोस्तों में मेरे इस यूट्यूब चैनल को शेयर भी करते जाइएगा, ताकि सभी लोग इस पहल का हिस्सा बन सकें। साथ ही साथ यदि किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथ ही सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि डेली की जो वीडियो है आप तक बहुत आसानी से पहुंचेंगे रोज, है ना। तो अब मैं बात करने वाला हूं अगला कल का सेशन। तो कल का सेशन क्या स्टार्ट होने वाला, सभी को बेसब्री से इंतजार होगा। तो मैं बता दूं कि कल का सेशन गाइस रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात हम कल स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, उस चीज का कॉन्सेप्ट यदि आप पढ़ लेंगे तो क्लास समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कल फिर मिलूंगा अनुपात और समानुपात वाले टॉपिक से। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।